दोस्तों, आजकल मैं आपको फ़िल्मी दुनिया के वो किस्से सुना रहा हूँ, जिनमें फ़िल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के फ़िल्मों में आने का, उनके जमने का, उनके प्रख्यात होने का, विख्यात होने का, मशहूर होने का और सबके दिलों से प्यार पाने के किस्से हैं। ऐसे ही हमारे सिनेमा में एक साहब रहे हैं, जो बहुत बड़ा नाम रहा है, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जिन्हें हम मानिक दा के नाम से जानते हैं, उनके काम करने की सोच व समझ बेमिसाल रही है। उन्होंने दुनिया भर के कई फिल्म निर्माताओं को प्रभावित किया, जिनमें वेस एंडरसन, मार्टिन स्कॉर्सेज़े, जेम्स आइवरी, फ्रांसवा ट्रूफो, कार्लोस सौरा व क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोग शामिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके काम करने की, उनकी सोच के बारे में, क्या नजरिया था उनका। बात अक्टूबर 1976 की है। उस जमाने में अपना कैरियर शुरू कर रहे जावेद सिद्दीकी के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मशहूर पटकथा लेखक शमा जैदी थी। उन्होंने जावेद से कहा कि सत्यजीत रे आपसे मिलना चाहते हैं। उस जमाने तक सत्यजीत रे विश्व सिनेमा की ऊंचाइयों को छू चुके थे। जब जावेद उनसे मिलने पहुंचे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि रे असल जिंदगी में भी उतने ही लंबे हैं जितना कि वह विश्व फिल्म जगत में उनका कद था। मानिक दा काफी लंबे इंसान थे, पूरे 6 फीट 4 इंच के। सत्यजीत रे को चाहने वाले उन्हें मानिक दा के नाम से भी पुकारते थे। मानिक दा ने जावेद को कुर्सी पर बैठाकर कहा, मैंने सुना है कि आप अच्छी कहानियां लिखते हैं। जावेद ने विनम्रता से कहा, कहानियां से ज्यादा मैं कॉलम लिखता रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मैं अच्छी कहानियां लिख भी पाता हूं या नहीं। मानिक दा अपनी जगह से उठे और तकिए पर रखी एक प्लास्टिक फाइल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये प्रेमचंद की कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी, और आप इसके डायलॉग्स लिख रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें कई लोगों से सलाहें मिल चुकी थी। पहले सत्यजीत रे को सलाह दी गई थी कि वो शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग जो है राजेंद्र सिंह बेदी, जो उर्दू के एक बड़े लेखक थे, उनसे लिखवाएं। वहीं फिल्म के हीरो संजीव कुमार की राय थी कि इसके डायलॉग गुलजार साहब से लिखवाए जाएं। शबाना आजमी की सलाह थी कि इस काम के लिए उनके पिता कैफी आजमी ज्यादा बेहतर रहेंगे। पर रे का मानना था कि बेदी और गुलजार बेशक अच्छे लेखक हैं, लेकिन ये दोनों पंजाब से आते हैं और शायद लखनऊ की पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म के साथ न्याय ना कर सके। कैफी आजमी से मानिक दा की एक मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, लेकिन कैफी ने उर्दू के अलावा किसी और भाषा को कभी तरजीह नहीं दी थी, जबकि सत्यजीत रे को अंग्रेजी और बंगला के अलावा दूसरी भाषा आती नहीं थी। वैसे प्रस्ताव ये भी आया कि शबाना अनुवादक के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन रे को ये बात भी नहीं जची। उन्होंने ऐलान किया कि मुझे बड़े नामों की जरूरत नहीं है, मैं नए व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, बशर्ते उसका उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार हो। जावेद सिद्दीकी बताते हैं कि मानिक दा ने सबसे पहले सारे डायलॉग्स का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ताकि वो मूल स्क्रीन प्ले और जावेद द्वारा लिखे गए डायलॉगों के बीच के फर्क को समझ सके। फिर उन्होंने उनके द्वारा लिखे गए हर डायलॉग को बांग्ला में लिखकर उसे पढ़कर देखा, और जब उनसे उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जुबान कोई भी हो, शब्दों की अपनी एक लय होती है, अगर एक सुर गलत लग जाए तो पूरा सीन बेमानी हो जाता है। इस फिल्म में मानिक दा ने संजीव कुमार, अमजद खान, सईद जाफरी के अलावा विक्टर बनर्जी को लिया। सत्यजीत रे की पत्नी बिजोया रे अपनी आत्मकथा मानिक एंड आई, माई लाइफ विद सत्यजीत रे में लिखती हैं कि उन दोनों विक्टर सत्यजीत रे से मिलने आए थे। वो देखने में खूबसूरत और पढ़े लिखे भी थे। मानिक को वो बहुत पसंद आए। उन्होंने विक्टर से ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम उर्दू बोल सकते हो? विक्टर ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि जी हाँ, बोल सकता हूँ। मानिक ने उन्हें तुरंत वाजिद अली शाह के प्रधानमंत्री का रोल दे दिया। हालांकि जब शूटिंग खत्म हो गई तो विक्टर ने उनको ये राज बताया कि उस समय उन्हें उर्दू का एक भी लफ्ज नहीं आता था, लेकिन अगले ही दिन से उन्होंने उर्दू का एक अच्छा टीचर रखा और भाषा सीखना शुरू कर दी। वे रे के साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। रे का एक बहुत बड़ा मुकाम था और भाषा ना जानते हुए भी बेहतरीन उन्होंने उर्दू बोली। शतरंज के खिलाड़ी में अमजद खान ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह का रोल निभाया है। ये उस लाचार नवाब की कहानी थी जिसकी रियासत अवध ईस्ट कंपनी के निशाने पर थी। जावेद सिद्दीकी बताते हैं कि सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट एक बही खाते की तरह होती थी, जो कि एक पंसारी एक जमाने में इस्तेमाल किया करते थे। अपना बही खाता हल्के बादामी रंग के कागजों पर लाल रंग की जिल चढ़ी होती थी और उसमें उर्दू के डायलॉग्स और उनका अंग्रेजी और बांग्ला में अनुवाद जो है वो एक करीने से लिखा होता था। सेट पर मानिक दा की आवाज कभी भी ऊंची नहीं होती थी। वे सभी कलाकारों को इतनी धीमी आवाज में निर्देश देते थे कि कई बार उनके बगल में बैठे रहने के बावजूद भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी कि वो कह क्या रहे हैं। अब वो चाहे अभिनेता उनसे कितनी दूर खड़ा हुआ हो, वो कभी चिल्ला के उनसे बात नहीं करते थे। वो हमेशा उनके पास जाके कान में कुछ कहते थे और फिर दूर हट के खड़े हो जाते थे। शतरंज के खिलाड़ी एक पीरियड फिल्म थी जिसमें बहुत सारी पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया गया था। उनके एक दोस्त थे केजरीवाल, उन्होंने अपनी पुरानी जामावर शौलें दी जिसका फिल्म में जमकर इस्तेमाल किया गया है। वाजिद अली शाह को अपने साथ बिल्ली रखने का बहुत शौक था। बिजोया राव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम लोग फिल्म के लिए एक बिल्ली ढूंढ रहे थे। हमारी पुरानी दोस्त जहां आरा चौधरी ने अपना बिल्ला देकर हमारी ये परेशानी दूर कर दी, लेकिन इस बिल्ले की वजह से हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है।
दरअसल हुआ ये कि पहले ही दिन शूटिंग के बाद ये बिल्ला अचानक गायब हो गया। उस बिल्ले को हर जगह खोजा गया लेकिन वो मिला ही नहीं। अपने प्यारे बिल्ले को खोकर जहां आरा की आंखों में आंसू आ गए। मानिक दा को भी शूटिंग रोक देनी पड़ी क्योंकि उस बिल्ले को वाजिद अली शाह के साथ हमेशा रहना था। खैर अगले दिन जब पता लगा कि बिल्ला मिल गया है तो जान में जान आई। सत्यजीत रे की एक और आदत थी कि सेट पर पहुंचने के बाद वो शाम को पैकअप करने के बाद ही सेट से बाहर निकलते थे। जावेद सिद्दीकी बताते हैं कि एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में एक चिकन सैंडविच लिए वो अपनी कुर्सी पर बैठते थे। उनकी गोद में स्क्रिप्ट का बही खाता खुला होता था और उनकी नजरें पन्नों पर होती थी। 8 घंटे की शिफ्ट में वो सिर्फ एक चिकन सैंडविच और एक कुल्हड़ में जमा हुआ मिष्टी दही खाते थे, यानी कि मीठा दही। उसके बाद वे स्वाद बदलने के लिए एक सिगरेट पिया करते थे। कैमरामैन के होने के बावजूद वो खुद कैमरा चलाना पसंद करते थे। चाहे जितना जटिल शॉट हो, वो कैमरामैन को कैमरा छूने भी नहीं देते थे और अपनी फिल्में एडिट भी वो स्वयं ही करते थे। कलाकार सईद जाफरी ने भी अपनी आत्मकथा सईद में इस फिल्म का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि मानिक दा अपनी लाल बही में सारे शॉट्स के स्केच बनाकर रखते थे। कैमरे के पीछे उनका जोर लाइट की बारीकियों पर होता था और संजीव और वो जब शूटिंग करके पूरी तैयारी करके आते थे, इसलिए सारे जो शॉट्स हैं वो एक ही टेक में ओके हो जाते थे। मानिक दा को शराब वगैरह का शौक नहीं था, इसलिए वे शूटिंग खत्म होने के बाद सीधे अपने घर जाते थे और अगले दिन होने वाली शूटिंग के स्केच वो खुद बनाया करते थे। एक दिन ये सब लोग लखनऊ के एक गांव में शूटिंग कर रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। किसी ने उनकी पत्नी को मानिक दा का स्टूल बैठने के लिए दे दिया, तो वो स्टूल पर बैठ गई। उन्हें पता नहीं था कि इस स्टूल पर बैठकर मानिक दा अपना कैमरा ऑपरेट करते हैं। महिलाओं के प्रति मानिक दा का सम्मान इतना गहरा था कि बहुत देर तक जब वो लेडी स्टूल से नहीं उठी तो उन्होंने उसके उठने का इंतजार किया और फिर बहुत शर्माते हुए बोले, माय डियर जेनिफर, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका स्टूल उधार ले सकता हूँ? तो इतने विनम्र थे मानिक दा। सत्यजीत रे ने जब शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में मुजरा करने के लिए एक युवा नर्तकी को तलाश किया। बाद में ये रोल साथ-साथ सेन ने किया और किसी ने मानिक दा को बताया कि कलकत्ता के रेड लाइट इलाके सोनागाछी में एक महिला इस रोल को अच्छी तरह निभा सकती है। जावेद सिद्दीकी बताते हैं कि मानिक दा ने उस महिला को अपने पास बुलवा सकते थे और वो खुशी-खुशी उससे मिलने भी आ सकती थी, लेकिन मानिक दा ने सोचा कि वो महिला उनके स्टूडियो आकर खुद को असहज महसूस ना करे, क्योंकि वो एक दूसरे प्रोफेशन में थी, इसलिए वो उससे मिलने खुद सोनागाछी गए और बाज़ारे हुस्न की गलियां इतनी पतली थी कि उनकी कार उसके अंदर नहीं घुस पाई। तो मानिक दा अपनी कार से उतरे और गौहरे मकसूद के घर पैदल चलकर गए। कोठे पर पहुंचकर वो पहले उन्होंने उसका मुजरा देखा, फिर उससे बात की। जब रे कोठे से बाहर आ रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और ना सिर्फ उन गली में बल्कि चारों तरफ रे की झलक को पाने के लिए भीड़ जमा हो गई। ताज्जुब की बात यह थी कि लोगों ने उन्हें उस तरह से नहीं घेरा जैसा कि वो अक्सर फिल्म कलाकारों को घेरते हैं। उन्होंने आदर सहित उनके लिए रास्ता बनाया। मानिक दा आगे चलते रहे, लोग उनके पीछे चलते हुए उनकी कार तक उन्हें छोड़ने आए। सत्यजीत रे ने सिक्किम पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। सिक्किम के चौंग्याल ने उन्हें 1971 में ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की जिम्मेदारी दी थी। उस समय तक सिक्किम पर भारत का नियंत्रण नहीं हुआ था। जब 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि इसमें सिक्किम की प्रभुसत्ता की बात की गई थी। बाद में सितंबर 2010 में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को हटा लिया। नवंबर 2010 में कोलकाता के फिल्म समारोह में इस फिल्म को लोगों ने पहली बार देखा, लेकिन इसको कहीं और दिखाए जाने से पहले फिल्म समारोह के निदेशक को सिक्किम हाईकोर्ट का आदेश मिला कि इस फिल्म को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब सत्यजीत रे को बताया गया कि उन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनरेडी पुरस्कार दिया जा रहा है तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें यह पुरस्कार मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न के हाथों से दिया जाए। उनकी इच्छा का सम्मान भी किया गया और 30 मार्च 1992 को ऑड्री हेपबर्न के हाथों उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में अपने बिस्तर पर बैठे बैठे वो पुरस्कार स्वीकार किया, जिसे पूरी दुनिया में वीडियो लिंक के द्वारा लाइव दिखाया गया। ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा के 2 दिन बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। संयोग की बात है कि इस पुरस्कार को ग्रहण करने के कुछ हफ्तों बाद 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे का निधन हो गया। उसके कुछ महीनों बाद जनवरी 1993 में ऑड्री हेपबर्न भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अमजद खान को शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में लेने से पहले सत्यजीत रे उनसे कभी भी नहीं मिले थे। उन्होंने पहली बार उन्हें फिल्म शोले में देखा था। फिल्म के स्टार कास्ट के चयन के दौरान उन्होंने उनका चित्र बनाया। उन्होंने उनके कान और गले में हीरे पहनाए और उनके सिर पर कड़ी हुई दुपल्ली टोपी रखी। उस चित्र को एक नजर देखने के बाद उनके मुंह से निकला, वाह, ये है जाने आलम वाजिद अली शाह का चित्र। ना सिर्फ अमजद खान बल्कि शर्मिला टैगोर, अपर्णा सेन और सौमित्र चटर्जी को भी सत्यजीत रे ने गुमनामी की गर्द से निकालकर स्टार बनाया। लोग कहते हैं कि सत्यजीत रे की तीसरी आंख हुआ करती थी। कोई चीज जिस पर ध्यान नहीं जाता था, रे की नज़र में वो तुरंत आ जाती थी। जावेद सिद्दीकी एक और किस्सा सुनाते हैं कि जब वो स्टूडियो में मीर रोशन अली के घर का सेट देखने आए तो उन्होंने तुरंत कहा कि दीवारें साफ नहीं दिखनी चाहिए। फिर अचानक वो एक बाल्टी के पास गए जिसमें पेंट और ब्रश को सुखाने के लिए रखा गया था। तो उन्होंने एक ब्रश उठाया जो गंदे पानी से भीगा हुआ था और उसे साफ दीवार पर उन्होंने फेर दिया।
एक बार एक पत्रकार ने अपूर्व संसार देखने के बाद उनसे पूछ लिया कि इस फिल्म में कई ट्रैकिंग शॉट्स हैं, जबकि आपकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली में सिर्फ स्थिर शॉट्स दिए गए हैं। क्या वजह है कि आपने अपने फिल्मांकन की स्टाइल बदल दी है? मानिक दा ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था कि पाथेर पंचाली बनाने के दौरान मेरे पास ट्रॉली खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी तरह उनकी एक फिल्म अभिजान जो टैक्सी ड्राइवर पर बनी थी, उसे देखने के बाद एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप टैक्सी के रियर व्यू में शीशे को टूटा हुआ दिखाकर टैक्सी ड्राइवर के टूटे हुए अहंकार को दिखाना चाहते हैं? ये सुनकर सत्यजीत रे ने उस पत्रकार की तरफ आश्चर्य देखा और फिर अपने आर्ट निदेशक बंसी चंद्रगुप्त की तरफ मुड़कर पूछा, बंसी क्या वाकई हमने टूटा हुआ शीशा दिखाया था? मानिक दा की कुछ और फिल्में बनाने की इच्छा थी, जिसमें एक थी द एलियन। कहा जाता है इसकी शुरुआती स्क्रिप्ट स्टीवन स्पीलबर्ग की थी। 1982 की फिल्म ईटी से प्रेरित थी फिल्म। इसके अलावा भारतीय सितारवादक रविशंकर पर उनका एक वृत्त चित्र प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक रूपांतरण और ई.एम. फॉस्टर्स के 1924 के उपन्यास पैसेज टू इंडिया का एक रूपांतरण। पर 1992 में उनका निधन हो जाने से हम सभी उनके इन सब कामों से वंचित रह गए। एक शायर की कुछ पंक्तियां मानिक दा के लिए बहुत अच्छी हैं। फसाने यूं तो मोहब्बत के सच हैं, पर कुछ कुछ बढ़ा भी देते हैं जब हम ज़ेब दास्तां के लिए। मई का महीना सत्यजीत रे की याद दिलाता है। ये उनकी जयंती का महीना है, सो उनको प्रणाम और विनम्र श्रद्धांजलि। मैंने आपको सत्यजीत रे के कुछ किस्से सुनाए, उनके फिल्मी किस्से सुनाए, वो किस तरह के इंसान थे, उनकी पर्सनैलिटी को छूने का प्रयास किया और उन्होंने भारतीय सिनेमा को क्या क्या दिया है और किस तरह का उनका कद था, किस तरह से वो भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि वो हॉलीवुड तक भी छाए हुए थे और उनकी पहुंच वहां तक भी थी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, बहुत गहराइयां दी हैं। तो अगले किसी ऐसे शख्सियत के साथ जिसने हमारी भारतीय सिनेमा को परोसा है, भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाया है, उसके बारे में अगली बार किसी और एपिसोड